नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यस बैंक ने कंसर्न उठाया था जील को लेकर के एक एडवाइजरी फर्म के माध्यम से। मैंने ये न्यूज़ कवर की है, आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जी वाले क्या कह रहे हैं आकर के कि भैया ये सब आरोप फर्जी हैं, फालतू की बातें हो रही हैं। कल मैंने ये न्यूज़ कवर की थी। अब जो जी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसी बड़े घराने के इशारे पर यह काम करवाया गया है, ऐसा जी वालों का आरोप है। ये वो खुद कह रहे हैं। आपने अगर कवरेज देखी होगी तो वो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। अब कौन सा घराना है वो तो हम आप सब जानते हैं कि एक दूसरा सेगमेंट जो इसी फील्ड में डील करता है, दूसरे घराने की मैं बात कर रहा हूँ, वो है रिलायंस का घराना। ठीक है, अंबानी साहब का। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट उनका शेयर है, 3 दिन से यहाँ पर गिरावट है। क्यों यहाँ पर गिरावट है उस चीज़ को समझिएगा। क्यों जील में आज बढ़िया अपर मोमेंटम आ रहा है, भले 4% का ही आया, लेकिन ये मोमेंटम भी एक बड़ी बात कहता है। कल जील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, भैया कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक है, फालतू के आरोप हैं, ये बात कही गई है। अब यस बैंक कहाँ से पिक्चर में आ रहा है, वो कहाँ से आरोप लगा सकता है, वो कंसर्न क्यों उठा सकता है किसी एडवाइजरी फर्म के हवाले से? क्योंकि उनके पास एक बड़ी मात्रा में शेयर हैं और उन शेयर परसेंटेज टर्म्स में बड़े हैं, इस कारण यस बैंक ये कारनामे कर सकता है। ठीक है, प्लेस्ड शेयर्स थे। आई होप आप ये सब कहानी जानते होगे, नहीं जानते तो उसको जरा सा रिसर्च कीजिएगा इस पर। अब जी ग्रुप, टीवी 18 ग्रुप। टीवी 18 किसके अंडर में काम करता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो आप मनी कंट्रोल वेबसाइट यूज करते हो टीवी 18 ग्रुप की ही है। सीएनबीसी आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनके अंडर में। मैं सिर्फ आपको बातें बता रहा हूँ, कौन क्या लड़ाई कर रहा है, कौन क्या आरोप लगा रहा है, मैं सिर्फ उसका एक मतलब आपको एंगल दे रहा हूँ। डायरेक्टली जी वालों ने नहीं कहा कि हम रिलायंस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि उनका आरोप रिलायंस ग्रुप पे ही है। बाकी उनका अपना अलग भी आरोप हो सकता है किसी और ग्रुप पे, जो पर्सनली मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो बातें मैं कह रहा हूँ वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं ना किसी के आरोप को सही ठहरा रहा हूँ, ना किसी के जो मतलब सुरक्षा मापदंड है ना कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमारी तरफ से कुछ नहीं किया गया, उसको सही ठहरा। सिर्फ आपको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप ज़रूर जांचिएगा। डिश टीवी को आप देखिए, डिश टीवी के स्टॉक को आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मोमेंटम जो है बिल्कुल झील की तरह आया था, बड़ा बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आ गया था। रिलायंस के स्टॉक में आज ऊपर के लेवल से गिरावट है। खैर, इसको कोई फ़र्क खास पड़ेगा नहीं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जी वालों ने आकर कह दिया कि ये सब फालतू के आरोप हैं, कुछ बोर्ड में चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि यस बैंक शेयर्स होल्ड करता है। क्योंकि यहाँ पर जो बड़े इन नंबर्स कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंसर्न उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि जील को बिना कुछ किए ही शांति मिल जाएगी। जील को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रिजल्ट पे सवाल उठाया गया, कॉरपोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठाया गया, तो सोचिए कि ये लोग आपस में ही चूहे बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स की भलाई कौन सोचेगा? उनका सगा कोई है क्या? कोई नहीं। तो ये तो थी एक नॉर्मल सी कहानी जो आपको जाननी ज़रूरी है। थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में। कोई सवाल सुझाव तो नीचे बताइएगा, कोशिश करेंगे एक और वीडियो बना करके आपको चीज़ें समझा दे। जो जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जो यस बैंक की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, दोनों में से कोई ना कोई तो सही होगा, कोई ना कोई तो गलत होगा। अब क्या दोनों गलत हो सकते हैं? मेरे हिसाब से हाँ। यस बैंक खुद अपनी चीज़ों को क्यों नहीं संभाल सकता? देखो, जी के स्टॉक को लेकर के काफ़ी कंसर्न्स है, उससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यस बैंक क्या दूध का धुला हुआ था क्या? मान लेता हूँ अभी चीज़ें सही हो चुकी हैं, चीज़ें सही करने की पूरी कोशिश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना किसी कंप्लीट जानकारी के सामने वाले पे कुछ भी आरोप लगा दो। चीज़ें आप बोलिए, तथ्य दीजिए हमारे सामने। दिक्कत है यहाँ पर शेयर होल्डर फंसता है, समझ रहे हैं? बाकी जी में जो मोमेंटम आया था उसको जस्टिफाई मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। ये जो अचानक से मोमेंटम आ जाते हैं ना, यहाँ पर कभी ट्रेडर फंस जाएगा, कभी इन्वेस्टर फंस जाएगा। आपको इन सबसे बचने की सलाह मैं कई बार अक्सर देता रहता हूँ। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इसको मैंने बोला था यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम, बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। तो जहाँ पर बोला था वहाँ से लगभग 6% के आसपास का मोमेंटम आ चुका है। एक बड़ा मोमेंटम है ये। जी हाँ, कल 1% के आसपास की तेज़ी बनी थी और आज लगभग 5% के आसपास की तेज़ी ये स्टॉक दिखा रहा है। अभी भी टेक्निकल सेटअप में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, याद रखिएगा। ऐसे तो बहुत बेहतरीन सेटअप आपको मिल रहा है, लेकिन क्यों ट्रेड लेना था? वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो आपने देखी थी या नहीं वो मुझे नहीं पता। जो हमने आपको होम पेज पे सेटअप दिया हुआ है उसको आपने देखा था या नहीं? अगर देखा होता तो कैसे आप ट्रेड मिस कर सकते थे? मैंने इस स्टॉक को आपके लिए स्पेशली सिलेक्ट भी किया था। अभी जो रिसेंटली आपको 15 अगस्त पे पोर्टफोलियो दिया था, वहाँ से एक महीने का आप रिटर्न कैलकुलेट करके देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। 150 वाला स्टॉक 30 रुपये ऊपर है। मोर देन 20% का रिटर्न इसने आपको दिया है बिना किसी एवरेजिंग के। मतलब आप नीचे जब गया था एवरेज ना भी किए होते, जहाँ पर हमने आपको रिकमेंड किया था वहाँ से
20% से ज़्यादा का रिटर्न है। ये इकलौता स्टॉक नहीं है जिसने बाजार को आउट परफॉर्म किया है, इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स नहीं भी चले हैं तो हम उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो ने हमारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक भाई साहब ने हमारे साथ डूडला का ट्रेड शेयर किया, लगा कि हाँ यार बहुत कुछ मिस कर गया हमने, मतलब मिस किया हमने। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से, डबल आई स्विंगर सेटअप के हिसाब से बहुत बेहतरीन बाई मिला था। यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से आपको यहीं पर बाई मिल जाता, यहाँ पर भी बाई मिल जाता, आप आराम से लेते। इस वाली कैंडल पे ही आपको डबल आई स्विंगर सेटअप ने बाई दे दिया था। 10 दिन लगा, उसके बाद देखिए आज 20% का एक बार अपर सर्किट भी ये स्टॉक मार चुका है, अभी 15% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड आप लोग भी पकड़ लेते हो और हम मिस कर जाते हैं। चलिए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, मैं बिल्कुल कम्प्लीटली मिस किया हूँ इस ट्रेड को। ITC ऊपर के लेवल से आज फिसला है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग परेशान हुए होंगे, कोई बात नहीं, इंतज़ार का फल मीठा मिलता है, ये तो आप जानते हो। तो ऊपर के लेवल पे जो लोग ट्रैप हुए हैं, देखो एक चीज़ तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ लोग तो टीवी वालों को देख करके, टीवी वालों को जो टारगेट दिया जाता है उसको देख करके कि एकदम यहाँ पर पोजीशन अलग लेवल की बनाई लेते हैं। अब वो होप ट्रेड में है, अगर यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहे हैं, मैं होप ट्रेड को गलत नहीं ठहराता हूँ, लेकिन अगर आपकी सोच इन्वेस्टमेंट वाली है, इन्वेस्टमेंट वाली सोच इतने बड़े मोमेंटम के बाद तो आती नहीं दोस्त। तो आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडर का दिमाग किस तरीके से चलना चाहिए वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इतने बड़े मोमेंटम के बाद आप सोचो कि मैं इन्वेस्टर बन के आऊँगा, ITC 240 में 230 पे खरीदूँगा, तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट पना है भाई, ये तो कुछ और है, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा समझा कीजिए। अब ITC क्या 235 के नीचे खरीदने लायक है? नहीं, या तो 215 220 वापस मिले, या फिर मुझे 235 के ऊपर मिले। नहीं लूँगा इस रेंज में, क्यों लूँ भाई, क्यों लूँ मैं, समझ रहे हैं। तो आप भी ऐसे इन्वेस्टर मत बन जाइए कि मजबूरी वाले इन्वेस्टर, या टीवी वाले फंसा दिए, या कोई आपको आकर फंसा दिया भैया खरीद लो, और आप कह दो कि फंस गए तो मैं इन्वेस्टर हूँ। इसको इन्वेस्टर नहीं कहते, इसको मजबूरी का इन्वेस्टर कहते हैं। कहते हैं हमारे गले में डाल दिया गया, ये लो पट्टा डालने वालों के गले में, जिनके गले में पट्टा होता है उनको पता क्या कहते हैं। तो किसी का वो पट्टा वाला इंसान मत बनिए, अच्छे इंसान बनिए, चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। सोना थोड़ा सा गिरा हुआ है, 46,000 पे आया है, अगर मन है तो चौका मार दीजिएगा। गोल्ड बीज कैसे 50 रुपये से भी सस्ते रुपए में, 50 रुपये से भी कम में आप सोना खरीद सकते हो। जी हाँ, सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, सिखाया है मैंने आपको। गोल्ड बीज नाम याद है, जाकर खरीद लीजिए अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़िया है। बड़ा मोमेंटम दिखाया है सोने ने पिछले कुछ दिनों में भी। जब पिछली बार यहाँ पर गिरावट आई थी, जी हाँ, जब पिछली बार यहाँ पर गिरावट आई थी तो हमने आपको रिकमेंड किया था, और उसके बाद, जी हाँ मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च के बाद ये 50,000 का हाई भी मारा है। मार्च में जो 45,000 के आसपास का इसने लो मारा था, वहाँ से मात्र 1,000 रुपये दूर है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है या मार्केट बहुत महंगी दिख रही है तो एक बार के लिए ज़रूर सोचिएगा, आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दें। रुपया भाई साहब मजबूत हुआ है, याद रखिएगा। ये चार्ट जितना नीचे जाएगा रुपया उतना मजबूत होता है, यहाँ पर उल्टी कहानी चलती है। ये रुपये का प्राइस चार्ट है, रुपया अभी 73 रुपये 50 पैसे, 73 रुपये 59 पैसे पे चल रहा है, ठीक है। चांसेस यही है कि जिस हिसाब से टेक्निकल सेटअप बना है, एक बार रुपया और बढ़िया मजबूत होना चाहिए। हो सकता है 72.5 तक गिर जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। IT कंपनियों के लिए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ नहीं, छोटा सा ही कंसर्न उनके लिए होता है। देश के लिए उतना ही अच्छा होगा जितना रुपया हमारा मजबूत हो। खैर, हर केस में ये एंगल सही भी नहीं होता है, आप समझ पा रहे होगे मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ। चलिए, यही थे कुछ स्टॉक्स और कुछ बड़ी बातें जो आपसे करनी थी आज। मिलते हैं निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो में, और कुछ कमाल की बात हो तो ज़रा आप लोग बताइएगा, कुछ नई चीज़ आपको जानने को मिली हो, नई न्यूज़ आपको पता हो, कमेंट करके बताइएगा। हमको भी कुछ बता दिया कीजिए, हम भी सीखते चलें आपके साथ साथ। मिलेंगे फिर से। हाँ, थोड़ा रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। यस बैंक, जी, TV18, रिलायंस, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बस आपके सामने तथ्य रखा हूँ। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।